नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर पे। देखिए दोस्तों, अपनी जो क्लास चल रही थी राजस्थान ज्योग्राफी में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, टॉपिक अपना जो चल रहा था, पीछे की क्लास का जो मैटर था अपना, बच्चों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स उसको क्लियर किया है। तो नदियाँ चल रही थी अपनी आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां 3 नदियां हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज अपनी जो 4 नंबर नदी लेके आए हैं वो है अपनी मेंथा नदी। आंतरिक प्रवाह की नदियों में 4 नंबर नदी जो अपनी रहेगी वो रहेगी मेंथा नदी। चलते हैं मेंथा नदी पे, कहां से निकलती है मेंथा नदी। सबसे पहले देखो उद्गम, कि मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो मेंथा नदी का उद्गम होता है अपना जयपुर जिले से। कहां से होता है अपना मेंथा नदी का उद्गम? जयपुर जिले से उद्गम होता है। और जयपुर जिले से होता कहां से है? मैं से मेंथा, याद रखना आपको, मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियां, मैं से मेंथा और मैं से मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियां। जयपुर जिले के मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या बन जाता है अपना? मेंथा नदी बन जाता है। आप देखिए, मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, थोड़ी सी ये नदी कहां प्रवेश करती है? नागौर में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? नागौर में प्रवेश करती है। और जैसे ही दोस्तों ये नागौर में प्रवेश करती है तो अपना एक धर्म आता है जिसका नाम आ जाता है अपना जैन धर्म। जैन धर्म का लूणवा नामक स्थान, यानी कि नागौर जिले में जैन धर्म का लूणवा नामक स्थान कौन सी नदी के किनारे है? तो मेंथा के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागौर से फिर निकलती है बाहर और यहाँ पे बनी है अपनी एक झील। इस झील का नाम अपना सांबर झील, जो कहाँ पे फैली है? अपनी अंजना में फैली है। यानी कि सांबर झील राजस्थान में कहाँ पे है? तो सांबर झील अपने राजस्थान में अंजना में है। अंजना ऐसे क्या बन जाता है आपका? अजमेर। जैसे क्या बन जाता है आपका? जयपुर। और ना से क्या बन जाता है आपका? नागौर। यानी कि इन 3 जिलों में सांबर झील का क्या माना जाता है? विस्तार। यानी कि अंजना में सांबर झील का विस्तार है। और सांबर झील में अपना पानी लाके उड़ेल देती है कौन सी नदी? मेंथा नदी। और मेंथा के किनारे जैन धर्म का लूणवा नामक स्थान कौन सी जिले में स्थित है? तो नागौर में है। और जयपुर जिले के मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और मेंथा नदी का आपसे उपनाम पूछा जाए तो कौन सा बन जाता है आपका? मेंढा नदी। मेंढा नदी। यानी कि मेंथा नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका आंसर बन जाता है मेंढा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये थी आपकी मेंथा नदी। अब आगे अपनी नदी आती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का उद्गम। देखिए, सबसे पहले बात आती है अपनी उद्गम के बारे में, कि रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो जिला बन जाता है आपका अलवर, कि अलवर जिले की थानागाजी तहसील, तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से। अलवर जिले की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से नदी निकलती है। नदी का नाम क्या बन जाता है आपका? रूपारेल नदी बन जाता है। अब देखिए, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रूपारेल नदी को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो इसको पुकारा जाता है दोस्तों वराह नदी के नाम से।
किस नाम से पुकारा जाता है? रूपा रेल को पुकारा जाता है अपना वराह नदी के नाम से, और इसको ही पुकारा जाता है अपना लसवारी नदी के नाम से। लसवारी नदी। रूपा रेल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? वराह नदी के नाम से, इसको ही पुकारा जाता है अपना लसवारी नदी के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए आगे की बात आती है अपनी कि इसके किनारे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले बांध आता है अपना अलवर जिले में, इसके किनारे एक झील आती है जिसका नाम आता है अपना मोती झील। कौन सी झील आती है? मोती झील। मोती झील भरतपुर, यानी कि मोती झील भरतपुर, और मोती झील में अपना पानी उड़ेलती है। मोती झील में क्या करती है? अपना पानी उड़ेलती है। और मोती झील को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? अपना भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से। यानी कि भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? तो आपकी झील बन जाती है मोती झील बन जाती है। और मोती झील राजस्थान में क्यों फेमस मानी जाती है? तो यह फेमस मानी जाती है अपनी नील हरित शैवाल के लिए। नील हरित शैवाल के लिए राजस्थान की मोती झील किस लिए फेमस मानी जाती है अपनी? तो नील हरित शैवाल के लिए फेमस मानी जाती है, और इसको पुकारा जाता है अपना भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पर आके रूपा रेल नदी अपनी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब देखिए दोस्तों कि मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। और सूरजमल जाट को किस नाम से पुकारा जाता है? जाटों का पुलेटो। जाटों का पुलेटो अफलातून के नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, ये थी अपनी रूपा रेल नदी। उद्गम की बात करते हैं। अलवर जिले की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से इसको निकलती है। उपनाम इसके वराह नदी लसवारी के नाम से पुकारा जाता है। मोती झील में अपना पानी उड़ेलती है। मोती झील कहाँ पे? अपनी भरतपुर में है, और भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से इसको जाना जाता है। नील हरी शैवाल के लिए फेमस मानी जाती है। और मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजमल जाट ने करवाया था, जिसको पुकारा जाता है अपना जाटों का पुलेटो के नाम से। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। आगे की जो अपनी नदी आती है आंतरिक प्रवाह की, वो आती है अपनी रूपनगढ़ नदी। देखते हैं रूपनगढ़ नदी के संदर्भ में कि रूपनगढ़ नदी अपनी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे अपना पानी लेके आती है, और किस लिए फेमस मानी जाती है। सबसे पहले देखिए इसका उद्गम कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो रूपनगढ़ का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? अपना अजमेर जिले से होता है। और अजमेर जिले की कौन सी तहसील से होता है? तो किशनगढ़ तहसील से होता है। अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के कौन से गांव से? तो कुचिल ग्राम से। अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के कुचिल ग्राम से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या बन जाता है? अपना रूपनगढ़ नदी बन जाता है। याद रखना, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। जिला बन जाता है आपका अजमेर। अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के कौन से गाँव से निकलती है? तो कुचिल ग्राम से निकलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न अपना एक नया और बन जाता है। आपने प्रश्न सुना होगा, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो कहाँ पे? अपनी सलेमाबाद अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो आपको आंसर बताना है, सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी आपकी बन जाती है रूपनगढ़ बन जाती है।
अब देखिए दोस्तों, नॉलेज के आधार पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर जो अपना आता है, यहाँ पर पूजा किसकी की जाती है? यहाँ पर पूजा किसकी की जाती है? तो यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा की यहाँ पे क्या होती है? अपनी पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा की क्या होती है? निम्बारक संप्रदाय के प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में यहाँ पे पूजा होती है। देखिए, राधा की यहाँ पे पूजा होती है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए राजस्थान का कौन सा मंदिर फेमस माना जाता है। प्रश्न आपने सुन लिया होगा कि राधा की पूजा निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में होती है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए राजस्थान का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध माना जाता है? आंसर बताना है आपको। अब देखिए, रूपनगढ़ नदी अपना पानी, तो रूपनगढ़ नदी अपना पानी कहाँ पे लेके आती है? सांबर झील में लेके आती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सांबर झील का विस्तार। राजस्थान की सांबर झील 3 जिलों में स्थित है, जयपुर, अजमेर, नागौर में। और सांबर झील में अपना पहला पानी कौन सी नदी लेके गई थी? मेंथा। और दूसरी अपनी कौन सी आ रही है? रूपनगढ़। और सांबर झील में मुख्यतः कितनी नदियां अपना पानी उड़ेलती है? तो सांबर झील में मुख्यतः 4 नदियां पानी उड़ेलती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। ठीक है, तो रूपनगढ़ नदी अपना पानी कौन सी झील में उड़ेल रही है? सांबर झील में अपना पानी उड़ेल रही है। किशनगढ़ तहसील के कुचिल ग्राम से इसका उद्गम होता है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर इसके किनारे स्थित है और सांबर झील में अपना पानी उड़ेलती है। अब अपनी एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है अपना कुकुंद नदी। कुकुंद नदी कहां से निकलती है सर? कुकुंद नदी का जो उद्गम होता है वो भरतपुर जिले, प्रॉपर जो अपना भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले के पास से होता है, पास से होता है। यानी कि अपनी जो कुकुंद नदी है, कुकुंद नदी का जो अपना उद्गम होता है वो कहां से होता है? भरतपुर जिले के एकदम निकट से होता है। और ये अपना पानी कहां तक लेके आती है? बंद बारेठा बांध के निकट। क्या हो जाती है? ये नदी विलुप्त आ जाती है। बिल्कुल छोटी सी नदी है। अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि बंद बारेठा बांध कौन सी नदी पे स्थित है, तो आपको आंसर देना है कुकुंद नदी पे स्थित है। ये प्रश्न इसमें से बढ़िया बनता है। अब अपनी नदी बची है आंतरिक प्रवाह की नदियों में घग्गर नदी। देखिए दोस्तों, घग्गर के बारे में पढ़ते हैं कि घग्गर नदी अपनी कहां से निकल के आती है, कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई बनती है, क्या इसका बहने का एरियाज बनता है। सबसे पहले देखिए इसका उद्गम, कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है। तो घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अपना हिमाचल प्रदेश से। घग्गर नदी का उद्गम तो कहां से होता है? अपना हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो कालिका की पहाड़ी, या फिर बोल सकते हो इसको शिवालिक की पहाड़ी। कालिका की पहाड़ी या शिवालिका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या बन जाता है? अपना घग्गर बन जाता है। हिमाचल से निकलती है दोस्तों, पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब से निकलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा से निकलने के बाद यहाँ पे अपने प्यारे से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब आपको बताना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 3 स्टेट्स में ये बहती है, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में ये प्रवेश करती है? सर्वप्रथम प्रवेश, तो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है अपनी कौन सी जिले से? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कौन से जिले से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले से ये सबसे पहले प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील गांव में क्या करती है? ये नदी राजस्थान में
प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील गांव में प्रवेश करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है तलवाड़ा झील, और ये तलवाड़ा झील क्या बनती है? राजस्थान की सबसे नीची झील, नीची झील, यानी कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी बनती है? अपनी तलवाड़ा झील बनती है, जहां से राजस्थान में घग्गर नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। अब देखिए नीची आ गई तो नीची का विलोम रह गया अपना ऊंची। तो राजस्थान की फिर ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की ऊंची झील, तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील बन जाएगी आपकी नकी झील। कौन सी बन जाएगी? नकी झील। और नकी झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आपकी? तो 1200 मीटर है। ये लो दोस्तों, मैंने आपको दोनों साथ में क्लियर कर दिया कि राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील गांव में, और तलवाड़ा झील अपनी क्या है? राजस्थान की सबसे नीची झील है। और इसी के साथ ही मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आपकी नकी झील बन जाती है। और इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी, ऊंचाई कितनी बनती है इसकी? 1200 मीटर बनती है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि राजस्थान की नकी झील का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि जैसे ही ये तलवाड़ा झील गांव से प्रवेश करती है, आगे चलती है, तो आगे अपना प्रॉपर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। और हनुमानगढ़ को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है। हनुमानगढ़ को 2 भागों में बांटने वाली नदी, हनुमानगढ़ को 2 भागों में बांटने वाली नदी, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में बांटने वाली नदी जो अपनी बनती है वो कौन सी है? घग्गर नदी बनती है। और हनुमानगढ़ को जैसे ही 2 भागों में बांटती है, ये इस बार साइड वाला जो भाग बनता है उसको हम बोल सकते हैं टाउन, ये बनता अपना जंक्शन बनता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने हनुमानगढ़ टाउन की अगर हम बात करें तो इसमें एक दुर्ग आता है जिसका नाम आ जाता है आपका भटनेर दुर्ग। कौन सा आ जाता है? अपना भटनेर दुर्ग आ जाता है। इसमें से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान का भटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का भटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अपना घग्गर के किनारे स्थित है। और भटनेर दुर्ग की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो क्या विशेषता बनती है इसकी? राजस्थान का सबसे ज्यादा बाहरी आक्रमण, राजस्थान का सबसे ज्यादा बाहरी आक्रमण सहने वाला दुर्ग। तो राजस्थान का सर्वाधिक बाहरी आक्रमण सहने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा? आपका भटनेर दुर्ग है। दूसरी विशेषता, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया था? जोहर किया था। महिलाओं ने जोहर किया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर हनुमानगढ़ को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं तो इस नदी के किनारे एक सभ्यता आ जाती है जिसका नाम है आपका कालीबंगा सभ्यता। कौन से जिले में आ जाती है? अपनी हनुमानगढ़ में। यानी कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे एक सभ्यता आती है जिसका नाम क्या बन जाता है? आपका कालीबंगा सभ्यता बन जाता है। अब देखिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर के किनारे स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अक्सर एग्जाम में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको अभी बताना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले किनारे स्थित है। अब आगे चर्चा करें कि कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या है। तो इसकी अलग से आपको एक क्लास में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बीच में बता देता हूं। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता की अगर हम बात करें तो अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन प्रश्न यही बनता है इस सभ्यता में से कि कालीबंगा सभ्यता के लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी थे।
तो आपको कमेंट बॉक्स में जिसको पता है उसको बताना है, लेकिन मैं बता देता हूं कालीबंगा सभ्यता के लोग क्या थे, मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। अब देखिए दोस्तों, ये बात थोड़ी सी अजीब सी बात है कि कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ से इसे देवी की मूर्ति मिली थी तो कालीबंगा सभ्यता के लोग मांसाहारी नहीं थे। लेकिन कालीबंगा सभ्यता से क्या होता है, कालीबंगा सभ्यता से अपने 7 हवन कुंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 7 हवन कुंड मिलते हैं, जिसमें से एक हवन कुंड के पास में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो पशु जैसी आकृति लेके बैठा है, जिससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि ये लोग हवन कुंड में क्या देते थे, पशुओं की बलि देते थे। और आप भी समझदार हैं कि जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है तो वो लोग क्या, कौन से लोग होंगे, मांसाहारी लोग होंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ से कितने हवन कुंड मिले हैं आपके, 7 हवन कुंड मिले हैं, 7 हवन कुंड मिले हैं। और यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें सारी की सारी किस पे काटती है, अपनी यहाँ पे समकोण पर काटती है। और क्या मिली थी यहाँ से चीजें, लकड़ी की बनी नालियां मिली थी, यहाँ से लकड़ी की बनी नालियां मिली थी। ठीक है, ये थी कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कुछ एक बातें। अब देखिए घग्गर थोड़ी सी आगे खिसकती है, तो घग्गर के किनारे सूरतगढ़ श्री गंगानगर के पास एक सभ्यता और आ जाती है, जिसका नाम है आपका रंगमहल सभ्यता। राजस्थान की रंगमहल सभ्यता सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, आपको आंसर देना है, घग्गर के किनारे है। अब देखिए दोस्तों कि घग्गर नदी के किनारे है, स्थित है अपनी रंगमहल सभ्यता। लेकिन रंगमहल सभ्यता में से प्रश्न आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी खोज के ऊपर, कि राजस्थान की रंगमहल सभ्यता की खोज किसने की थी। तो रंगमहल सभ्यता की खोज किसने की थी, डॉक्टर हनारिड के निर्देशन में, डॉक्टर हनारिड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यानी कि डॉक्टर हनारिड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा कौन सी सभ्यता की खोज की गई थी, तो अपनी रंगमहल सभ्यता की खोज की गई थी, जो कहां पे स्थित है, अपने सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। अब देखिए रंगमहल सभ्यता की खुदाई के दौरान क्या चीजें मिली थी, तो यहां से मिली थी गुरु शिष्य की मूर्ति, गुरु शिष्य की क्या मिली थी, अपनी मूर्ति मिली थी। यानी कि रंगमहल सभ्यता से खुदाई के दौरान क्या चीजें मिली थी, तो गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी। अब आगे चलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से आगे चलते हैं, रंगमहल सभ्यता आ जाती है। रंगमहल सभ्यता से आगे चलते हैं तो घग्गर नदी विलुप्त कहां पे होती है, राजस्थान में, राजस्थान में। यानी कि अपनी जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में विलुप्त कहां पे होती है, तो कहां पे होती है, अनूपगढ़, कहां पे, अपना श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के धोरों में, अनूपगढ़ के धोरों में, अनूपगढ़ के धोरों में क्या हो जाती है, घग्गर नदी अपनी विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में घग्गर नदी विलुप्त कहां पे होती है, तो अनूपगढ़ के धोरों में घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। अब देखिए आगे का प्रश्न अपना इसके बारे में और क्या बनता है, तो देखो जब घग्गर नदी उफान में होती है, घग्गर नदी उफान में होती है तो इसका पानी फोर्ट आवास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। जब घग्गर नदी उफान में होती थी तो इसका पानी कहां तक चला जाता था, फोर्ट आवास पाकिस्तान तक पहुंच जाता था। और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को, पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को, तो पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था, तो पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को पुकारा जाता था हकरा के नाम से,
पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? हकरा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? कि राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान में बहाव क्षेत्र, तो राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को पुकारा जाता है नाली प्रदेश के नाम से। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश कहाँ पे कहा जाता है, तो कहाँ पे कहा जाता है? अपना राजस्थान प्रदेश में घग्गर के बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अपना एक प्रश्न और बनता है और वो है अपना बग्घी। क्या बन जाता है? बग्घी। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है घग्गर के क्षेत्र में कि बग्घी क्या है। तो बग्घी के ऊपर चर्चा करें। मान लेते हैं ये खेत है और यहाँ इस खेत में नदी के पानी से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। नदी के पानी से आज सिंचाई कर दी, 2 दिन बाद में जाके हम देखते हैं तो खेत के अंदर क्या मिलता है? हमें एक नई मिट्टी की परत सी जमी हुई मिलती है, और ये जो नई मिट्टी की परत सी जमी हुई मिलती है उसको ही हम किस नाम से पुकारेंगे? नाली प्रदेश में बग्घी के नाम से पुकारेंगे। तो देखिए क्या बनती है अपनी परिभाषा। घग्गर के बहाव क्षेत्र में निर्मित नई उपजाऊ मिट्टी की परत किस नाम से पुकारी जाती है? अपनी बग्घी के नाम से पुकारी जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपने कि घग्गर के उपनाम, कि घग्गर को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसके उपनाम। तो घग्गर को पुकारा जाता है नाली के नाम से, इसको ही पुकारा जाता है अपना सोतर के नाम से, इसको पुकारा जाता है अपना पाट के नाम से, इसको पुकारा जाता है अपना सरस्वती के नाम से, इसको पुकारा जाता है अपना दवसवती के नाम से, और इसको पुकारा जाता है अपना मरत नदी के नाम से, और इसको पुकारा जाता है राजस्थान का शोक के नाम से। राजस्थान का शोक के नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, उपनाम नाली, सोतर, पाट, सरस्वती, दवसवती, मरत नदी और राजस्थान का शोक के नाम से इसको पुकारा जाता है। बग्घी क्या है? नाली प्रदेश क्या है? ठीक है, अब बात आती है अपनी कि घग्गर की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई 464 किलोमीटर, यानी कि घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर बन जाता है 464 किलोमीटर। अब आपको एक प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है, वो क्या प्रश्न बनता है अपना? आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के अनुसार आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, और यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के अनुसार सबसे लंबी नदी मैंने लास्ट क्लास में कौन सी बताई थी? तो वो अपनी कांतली नदी है। ध्यान रखना आपको, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। क्योंकि इसको सबसे लंबी नदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हिमाचल से निकली है, पंजाब हरियाणा होते हुए कई बार कहाँ तक चली जाती है? पाकिस्तान तक ही चली जाती है। तो ये राजस्थान में पूर्ण भाव अपना नहीं बना रही है। और वैसे ये कौन से प्रवाह की नदी आंकलित की जाती है? तो आंतरिक प्रवाह की आंकलित की जाती है, तो इसको हम सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं। तो ये थी अपनी घग्गर नदी। ठीक है, देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियों में जहाँ तक मेरी कोशिश है आपकी पूरी नदियाँ समझ में आ गई होंगी। आज का जो अपना आगे का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अरब सागरीय नदियाँ। दो नंबर पे जो अपना नदी पार्ट आता है वो आता है अरब सागरीय नदियाँ। अरब सागरीय नदियाँ, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि राजस्थान जो अपना है, राजस्थान से अपने अरब सागर जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है? अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये अपनी उत्तर
ये दक्षिण, ये पूर्व और ये अपना पश्चिम। ठीक है, तो राजस्थान से अरब सागर की मैं बात करूं तो राजस्थान से अरब सागर जो है वो इस दिशा में स्थित माना जाता है, और ये दिशा कौन सी बन जाती है अपनी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा। देखिए अरब सागरीय नदियां जो पड़ रही हैं, अरब सागरीय नदियां पड़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान से कौन सी साइड में अपना अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर अपना राजस्थान की कौन सी साइड में स्थित है, दक्षिण पश्चिम की साइड में स्थित है। और अरब सागरीय नदियां अपनी होगी भी वो कि वे नदियां जो राजस्थान या राजस्थान से बाहर से निकल के आती है, लेकिन अपना पानी कहाँ पे लेके आएगी, अरब सागर में लेके आएगी। वो सारी की सारी कौन सी नदियां होगी, अपनी अरब सागरीय नदियां होगी। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान जो है, राजस्थान से अरब सागर की जो दूरी है, राजस्थान से जो अरब सागर की दूरी है वो कितनी है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखो राजस्थान से अरब सागर की दूरी, तो राजस्थान से अरब सागर की दूरी बन जाती है अपनी 400 किलोमीटर। राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी बन जाती है अपनी 400 किलोमीटर बन जाती है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान से अरब सागर कौन सी दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा से स्थित है, और राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है, तो आपका आंसर बन जाता है 400 किलोमीटर है। अब देखो दोस्तों कि अरब सागर के अंदर अपनी 2 खाड़ियां भी आती है। अरब सागर में कितनी खाड़ी आती है, अपनी 2 खाड़ी आती है। पहली खाड़ी देखिए, पहली जो खाड़ी है उसका नाम है आपका कसका रण, और दूसरा जो आता है वो आता है अपना खंबात की खाड़ी। पहली जो आती है अपना कसका रण, दूसरी जो आती है अपनी खंबात की खाड़ी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर से कच्छ के रण या कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है, राजस्थान से खंबात की खाड़ी की दूरी कितनी है। तो कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी की दूरी की अगर हम बात करें तो राजस्थान से कितनी दूर हो जाएगी, 225 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी की अगर हम बात करें तो राजस्थान से कितनी दूर हो जाएगी, 275 किलोमीटर। तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान को कौन सी साइड से समुंदर छूता है, तो आपको आंसर देना है राजस्थान को कोई भी साइड से समुंदर नहीं छूता है, क्योंकि कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम साइड में अरब सागर लगता है, जिसकी दूरी राजस्थान से कितने किलोमीटर दूर बन जाती है, 400 किलोमीटर दूर बन जाती है। और अरब सागर के अंदर मुख्यतः कितनी खाड़ियां पड़ी जाती है, तो 2 खाड़ियां पड़ी जाती है, जिनमें पहली कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, दूसरा अपना खंबात की खाड़ी। कच्छ के रण की दूरी राजस्थान से 225 किलोमीटर और खंबात की खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर। और नदियां अपना जो चल रहा है वो चल रहा है अरब सागरीय नदियां, और अरब सागरीय नदियां अपनी वे होती है जो राजस्थान या राजस्थान से बाहर निकलती है, लेकिन अपना पानी कहाँ पे लेके जाती है, तो अरब सागर में अपना पानी लेके जाती है। ठीक है, अब देखिए कि जिस तरीके से मैंने आपको आंतरिक प्रवाह की नदियों का एक मंत्र दिया था कि जिस तरीके से अगर उनको बार बार पढ़ोगे तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, उसी तरीके से अपने पढ़ते हैं कि अरब सागरीय नदियों का क्या मंत्र बनता है, ताकि अपने कोई भी नदी, अरब सागरीय नदी अपने दिमाग में से बाहर नहीं निकले। तो अरब सागरीय नदियों का मंत्र देखो अपना छोटा सा, ताकि आपके दिमाग में वो बातें सेट हो जाए। अरब सागरीय नदियां, सूत्र बन जाएगा दोस्तों इसका, माही के पल्लू में सो जाना साब, माही के पल्लू में सो जाना साब। इस लाइन से बाहर आ जाएंगे, इस लाइन से बाहर आ जाएगी अपनी पूरी की पूरी कौन सी नदियां बाहर आ जाएगी, अरब सागरीय नदियां बाहर आ जाएगी। माही से देखो अपनी, तो माही से कौन सी नदी बन जाती है अपनी, माही नदी बन जाती है। के से कोई नहीं बनेगी, यहाँ से पै से बन जाती है आपकी पश्चिमी बनास बन जाती है। लू से बन जाती है आपकी लूणी नदी बन जाती है। सो से बन जाती है आपकी सोम नदी बन जाती है। जा से बन जाती है आपकी जाखम नदी बन जाती है। साब से बन जाती है आपकी साबरमती नदी बन जाती है। देखो
काकासा मैं रूपराम के घर जा रही हूँ, ये जो लाइन दी थी वो थी अपनी आंध्री प्रवाह की नदियों में। और यहाँ पे जो आ रही है अपनी माही के पल्लू में सो जाना साहब, माही के पल्लू में सो जाना साहब लाइन से कौन सी नदियाँ बाहर आ जाएगी? अपनी अरब सागरीय नदियाँ बाहर आ जाएगी। माही से बन जाएगी अपनी माही नदी, पै से बन जाएगी अपनी पश्चिमी बनास, लू से बन जाएगी अपनी लूनी, सो से बन जाएगी अपनी सोम, जा से बन जाएगी अपनी जाखम और साब से बन जाएगी अपनी साबरमती नदी बन जाएगी। ठीक है, इस लाइन को अगर हम 3 बार रिपीट करेंगे दिमाग में आराम से सेट हो जाएगी। उसके बाद में अपना कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, और अब हम इन नदियों को पढ़ते हैं, हर एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सी नदी की क्या विशेषता बनती है। एक नंबर पे हेडिंग लगाइए दोस्तों अपनी माही नदी। माही नदी कि राजस्थान में माही नदी का जो बहने का एरियाज है वो कैसा बनता है, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक ये अपना पानी लेके जाती है, कैसे इसकी आकृति बनती है। देखो दोस्तों, माही नदी के संदर्भ में माही नदी की आकृति अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से राजस्थान में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र बनता है। ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? अपना कर्क रेखा के नाम से पुकारा जाता है। और इस तरीके से कर्क रेखा को माही नदी 2 बार पार करती है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो अपनी नदी कौन सी होगी? आप देख लो, माही नदी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से राज्य से होता है, कहाँ से निकल के आती है माही नदी? उद्गम, तो उद्गम जो माही नदी का होता है वो होता है अपना मध्य प्रदेश से है। कौन से राज्य से होता है? अपना मध्य प्रदेश राज्य से होता है। और मध्य प्रदेश राज्य से कौन से पर्वत से होता है? विंध्याचल पर्वत की, विंध्याचल पर्वत की अममोरू की पहाड़ी, अममोरू की पहाड़ी में स्थित मेहद झील से होता है। मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल पर्वत की अममोरू की पहाड़ी, अममोरू की पहाड़ी में स्थित मेहद झील से, यानी कि याद रखना आपको यहाँ से मैं से माही, मैं से मेहद, यानी कि याद रख लोगे ना, मैं से माही, मैं से मेहद, मैं से माही, मैं से मेहद, यानी कि माही नदी का जो उद्गम होता है अममोरू की पहाड़ी में स्थित मेहद झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से चलती है राजस्थान में इसका प्रवेश। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है माही नदी का राजस्थान में प्रवेश। तो माही नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो बांसवाड़ा जिले के खादू ग्राम से होता है, बांसवाड़ा जिले के खादू ग्राम से। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अममोरू की पहाड़ी में स्थित मेहद झील से होता है। राजस्थान में माही नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो बांसवाड़ा जिले के खादू ग्राम से माही नदी प्रवेश करती है। ठीक है, खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, आगे खिसकती है तो इसके किनारे एक गांव आ जाता है जिसका नाम है अपना बोरखेड़ा गांव, बोरखेड़ा गांव। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि बांसवाड़ा जिले का बोरखेड़ा गांव कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको आंसर देना है माही नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों कि बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा जो है माही नदी के किनारे है, लेकिन ये बोरखेड़ा गांव राजस्थान में फेमस क्यों माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है।
कौन सा बांध बना है अपना? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। दिमाग में आया कि बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है अपना? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। अब देखो कि माही बजाज सागर बांध तो बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये माही बजाज सागर बांध जो अपना है वो राजस्थान में फेमस क्यों माना जाता है? कि माही बजाज सागर बांध जो है अपना राजस्थान में वो फेमस क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो देखो फिर राजस्थान का सबसे लंबा बांध, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो होगा वो कौन सा होगा? अपना माही बजाज सागर बांध होगा, जो बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है। और माही बजाज सागर बांध की लंबाई आपसे पूछे तो 3109 मीटर, 3109 मीटर ये लंबाई अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको आंसर देना 3109 मीटर है। ठीक है, अब देखो आगे कि राजस्थान के बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में जो माही बजाज सागर बांध बना है इसकी और क्या विशेषता है? तो माही बजाज सागर बांध से अपनी 2 नहरें निकाली गई है। कितनी निकाली गई है? 2। कि माही बजाज सागर बांध जो अपना है, इस माही बजाज सागर बांध से कितनी नहरें निकाली गई है? अपनी 2 नहरें निकाली गई है। पहली नहर का नाम देखो, तो पहली नहर बन जाती है आपकी भिखाबाई सागवाड़ नहर। पहली नहर का नाम क्या बन जाता है अपना? भिखाबाई सागवाड़ नहर। और दूसरी नहर का नाम क्या बन जाता है आपका? आनंदपुरा बोखिया नहर। आनंदपुरा बोखिया नहर। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इनसे कितनी नहरें निकाली गई है? तो आपको आंसर देना है 2 नहरें निकाली गई है। पहली नहर का नाम भिखाबाई सागवाड़ नहर और दूसरी नहर का नाम है आपका आनंदपुरा बोखिया नहर। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि एक बार तो देखो राजस्थान में जब प्रवेश करती है तब ये कर्क रेखा को काट रही है, और दूसरी बार जब राजस्थान से बाहर निकलती है तो भी ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार कर जाती है। अपना पानी कहां पर लेके जाती है देखो सबसे पहले, उसके बाद में और चर्चा करते हैं। अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में, माही नदी अपना पानी उड़ेलती है। अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में माही नदी अपना राजस्थान में क्या करती है? अरब सागर में क्या करती है? अपना पानी उड़ेलती है। अब देखिए कर्क रेखा को जब 2 बार पार करती है तो इसकी आकृति कैसी बनती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करते समय, कर्क रेखा को 2 बार पार करते समय आकृति अंग्रेजी के अक्षर ए के समान बनती है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखिए यहां से आपके लिए एक प्रश्न है मेरा कि कर्क रेखा को जब माही नदी 2 बार पार करती है तो इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर ए के समान बनती है, लेकिन आपसे प्रश्न मेरा कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि माही नदी का भाव क्षेत्र अंग्रेजी के कौन से अक्षर के समान है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, बाकी पढ़ते हैं अगली क्लास में।